डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छात्रों की गूंज में राहुल ने मनुस्मृति पर साधा निशाना, कहा महिलाओं को दबाने की सोच मनुस्मृति की मानसिकता से आती है। मनुस्मृति पर राहुल के बयान के बाद बीजेपी ने किया पलटवार, राहुल गांधी पर राजनीतिक फायदे के लिए मनुस्मृति की गलत व्याख्या का लगाया। वहीं सीएम फडणवीस ने कार्यक्रम को राहुल की रिलॉन्च इवेंट बताया, 25,000 रुपए में इन्फ्लुएंस बुलाने का लगाया आरोप। जंतर मंतर पर आरक्षण विरोधी प्रदर्शन पर भड़की मायावती, जाति आधारित आरक्षण के विरोध में हुए प्रदर्शन पर कहा, आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सस्ती राजनीति ठीक नहीं। मायावती ने मामले को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी साधा निशाना। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाले रसोइयों को सीएम योगी का तोहफा, रसोइयों के मानदेय में बढ़ोतरी पर 3,000 रुपए किया गया। दुर्घटना आपदा होने पर परिवार को तत्काल 2 लाख की सहायता, मुख्यमंत्री ने पीएम पोषण योजना के तहत किया शुभारंभ। छत्तीसगढ़ के कृषि विश्वविद्यालय पेपर लीक मामले में 6 गिरफ्तार, पेपर लीक का मुख्य आरोपी निकला प्रोफेसर, 12,000 रुपए में बेचा गया था परीक्षा का पेपर। मुंबई में बड़ा हादसा, मुंबई में 22 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा गिरी, प्रतिमा को पंडाल ले जाते वक्त हुआ हादसा, हादसे में 2 मौतें, 5 लोग घायल। प्रतिमा का संतुलन बिगड़ने हादसे की वजह माना जा रहा है। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। राहुल गांधी ने शनिवार को पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में महिलाओं की आजादी और पितृसत्ता के मुद्दे पर 1 घंटा 16 मिनट की बात की। उन्होंने कहा कि महिला की पहचान उसके पिता, पति या बेटे से नहीं होती, बल्कि उसकी पहचान होती है। मनुस्मृति का जिक्र करते हुए महिलाओं को पिता, पति और बच्चों की संपत्ति मानने वाली सोच को शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को दबाने और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखने की सोच मनुस्मृति की मानसिकता से आती है। अब भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के बयान पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी राजनीतिक फायदे के लिए प्राचीन ग्रंथों को आधा अधूरा और तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया है कि पुणे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का छात्रों के गूंज कार्यक्रम असल में छात्रों का कोई आयोजन नहीं था, बल्कि विवाद पैदा करने और राहुल गांधी को रीलॉन्च करने के मकसद से किया गया एक राजनीतिक कार्यक्रम था। उन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को इस कार्यक्रम में रुपए देकर बुलाया गया। You do not belong to anybody except yourself. You have a relationship with your father. You have a relationship with your brother. You have a relationship with your husband. You have a relationship with your son. But you do not belong to them. You belong to yourself. And I'd like to listen to you. उत्तर प्रदेश सरकार ने पीएम पोषण योजना के अंतर्गत परिषदीय और एडेड विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों के लिए बड़ी पहल की है। इसके तहत रसोइयों को स्वास्थ्य सुरक्षा और मानदेय वृद्धि का लाभ प्रदान किया गया है। आज मानदेय में वृद्धि कर 3,000 किया गया। वहीं रसोइयों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है। कोई दुर्घटना, आपदा होने पर परिवार को तत्काल 2 लाख की सहायता प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित रसोइया सम्मान समारोह में इस योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में रसोइयों को सांकेतिक कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरित किया। कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने सरकार के इस कदम की सराहना की और उन्होंने कहा कि कैशलेस चिकित्सा कार्ड मिलने से रसोइयों और उनके परिवारों को बीमारी के समय इलाज के लिए आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कार्ड मिलने पर उपस्थित रसोइयों ने भी खुशी व्यक्त की। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एससी, एसटी और ओबीसी को जाति के आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण के विरोध में हुए प्रदर्शन पर नाराजगी जताई। उन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग को गलत बताते हुए कहा कि आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सस्ती राजनीति नहीं होनी चाहिए। मायावती ने इस मामले को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी समाज को संविधान के तहत मिले आरक्षण के खिलाफ किसी भी तरह की मांग उचित और देश हित में नहीं है। मायावती ने कहा कि सदियों से जातिवाद और सामाजिक भेदभाव का सामना कर रहे वर्गों के लिए आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था जरूरी है।
उन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण और गरीबी उन्मूलन योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी सवाल उठाते हुए सरकारी व्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार और खामियों का आरोप लगाया। बसपा सुप्रीम प्रमुख ने लोगों से आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सस्ती राजनीति न करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को लेकर उनकी भूमिका पर सवाल खड़े किए और कांग्रेस पर आरक्षण विरोधी मानसिकता रखने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की विफलताओं पर निशाना साधा। जहां राज्य के पेपर लीक पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पेपर लीक मामले में नया कानून तो बना दिया, लेकिन पहला मामला छत्तीसगढ़ में आया। इससे पता चलता है कि कानून का डर छत्तीसगढ़ में नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। यहाँ पर अब शराब ओवर रेट में बिक रही है, वहीं सरकार हर मामले में फेल होती नजर आ रही है। इस दौरान भूपेश ने कई अहम मुद्दे उठाए, जैसे कि राम जन्मभूमि राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला उठाते हुए कहा कि चंदा चोरी मामला राज्य का नहीं बल्कि यह हर एक भारतीय व्यक्तियों से जुड़ा मामला है, जिसे लेकर उन्होंने केंद्र सरकार से जवाबदेही भी मांगी। वंदे मातरम पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह 2 पंक्तियां गाने पर इन्हें क्यों आपत्ति है। साथ ही चैलेंज करते हुए उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को मैं चैलेंज करता हूं कि बिना टेलीप्रॉम्प्टर देखे वंदे मातरम की 6 पंक्तियां गाकर दिखाएं। बिहार के मुजफ्फरपुर में दबंगई का बड़ा मामला सामने आया है। लोजपा का झंडा लगी 20 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे विधायक के भाई और उनके सहयोगियों पर जमीन पर जबरन कब्जे और तोड़फोड़ का गंभीर आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर के अहिल्यापुल क्षेत्र में लोजपा झंडा लगी गाड़ियों में सवार होकर दर्जनों की संख्या में पहुंचे लोगों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि सीतामढ़ी के बेलसंड से लोजपा विधायक अमित कुमार रानू के भाई और सहयोगियों ने जमीन पर कब्जे की नीयत से गाड़ियों का काफिला उतारा और वहां बनी बाउंड्री और संपत्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और छानबीन शुरू कर दी। इससे पहले पुलिस ने विधायक के मुजफ्फरपुर स्थित आवास पर भी सर्च ऑपरेशन चलाकर कई संदिग्ध जमीन के कागजात और स्टाम्प पेपर जब्त किए थे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून हाथ में लेने वाले किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। थाना अंतर्गत झपहा उजनडीह में एक मामला दर्ज हुआ था। इसमें जो वहाँ लोग रह रहे हैं 50 की संख्या में, तो कुछ का जो निर्माणाधीन है और कुछ का जो जो बाउंड्री किया हुआ उसको तोड़ने का ये जो कार्य किया गया था इन अपराधियों द्वारा। संगठित अपराधी हैं ये और कहीं ना कहीं ये भूमाफिया की तरफ इंगित करता है। प्रथम दिन जो प्राथमिकी दर्ज हुई थी प्राथमिक अभियुक्त सुमित श्रीवास्तव और सोनू सिंह के विरुद्ध, और अग्रतर जांच में जो वीडियो उपलब्ध हुआ वहाँ से उसमें सनी सिंह और सुमित श्रीवास्तव इनकी अरेस्टिंग हुई थी। अग्रतर जांच में जो माननीय विधायक हैं उनके भाई सोनू सिंह, उनकी संलिप्तता तो स्पष्ट उजागर हुई है और विधायक जी की संलिप्तता भी इसमें आ रही है। गिरिजी और हजारीबाग में छात्रों के द्वारा मुख्यमंत्री का पुतला फूके जाने के विरोध में हुई बर्बर मारपीट की कड़ी निंदा करते हुए पूर्व मंत्री अमन बाउरी ने कहा कि झारखंड में जंगल राज कायम है। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में सरकार के लोगों की संलिप्तता साबित होने के बाद भी छात्रों के साथ छल किया गया। पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन ने षड्यंत्र रचकर छात्रों को छलने का काम किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इशारे पर झामुमो के गुंडों ने जिस तरह गिरिडीह और हजारीबाग में छात्रों के साथ मारपीट की है वह सरकार की गलत नीतियों को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को स्वीकार करना चाहिए कि उनके लोगों ने मारपीट की है या फिर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। अमर बाउरी ने कहा कि पूरे झारखंड में भ्रष्ट सरकार चल रही है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस झारखंड में छात्रों के आंदोलन में बहरूपीय का किरदार निभा रही है और भोले भाले छात्रों को बेवकूफ बना रही है। झारखंड प्रदेश में जो देखने को मिला, रात तक जो चित्र, जो दृश्य पूरी दुनिया ने देखा, उससे एक बात साबित हो गई है कि झारखंड में अब लोक राज्य नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। झारखंड में जंगल राज पूरी तरह से कायम हो गया है। राज्य की जो सरकार है और इस सरकार में जो पार्टियां हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी, केंद्र में विपक्ष के रूप में ये सभी लोग
इस बात को लेकर के लगातार मोदी सरकार पर आक्रमण करते हैं कि भाई हमें विरोध का अधिकार है। बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम लेते हैं, संविधान की कॉपियां लेते हैं, भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, उनके मरी माता पर टिप्पणियां करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जेपीएससी जेएसएससी से जुड़े छात्र आंदोलन में भाजपा के शामिल होने और उसे राजनीतिक रंग देने का कड़ा विरोध किया। झामुमो नेताओं का आरोप है कि भाजपा छात्रों की आड़ में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है और राज्य की शांति व सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर नीलम मिश्रा का कहना है कि भाजपा हेमंत सरकार से डरी हुई है। भाजपा का मकसद शुरू से ही जात पात धर्म के नाम पर उन्माद फैलाना रहा। छात्र आंदोलन के बहाने झारखंड में भाजपा जिस प्रकार से उन्माद फैलाने का काम कर रही है वह बहुत गलत है। कि भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई क्यों है? हमेशा उन्माद फैलाना, धर्म और जाति का उन्माद फैलाना, दूसरे के आंदोलन को अपना आंदोलन बताना। आपको पता होगा कि इस आंदोलन के आड़ में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से झारखंड में उन्माद फैलाने का कोशिश जो कर रही है, बहुत बहुत गलत अंजाम होने जा रहा है। के कंधे पे बंदूक रखकर भारतीय जनता पार्टी पीछे से राजनीति कर रही है। छात्रों ने आंदोलन किया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों को सहज स्वीकार करते हुए उन्होंने जो छात्र की मांग थी कि आप जो है जेपीएससी का को रद्द करें। लखनऊ के केजीएमयू में एमबीबीएस से इंटर्न छात्रों की स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। छात्र मौजूदा 12,000 रुपए मासिक स्टाइपेंड को बढ़ाकर 30,000 रुपए करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि उन्हें मिलने वाला स्टाइपेंड मजदूरों की दिहाड़ी से भी कम है। मांगे पूरी नहीं होने पर छात्रों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं केजीएमयू के मुख्य द्वार पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस बल तैनात किया गया। लगातार जारी आंदोलन के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका भी जताई जा रही है। अगली खबर मथुरा से है, जहां मथुरा के थाना वृंदावन क्षेत्र स्थित राजकीय बालिका संरक्षण गृह में करीब 14 वर्षीय बालिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है और संरक्षण गृह में हो रह रही 2 किशोरियों की भूमिका की जांच जारी है। पुलिस के अनुसार मृत बालिका अपने कमरे के अटैच्ड बाथरूम में 2 अन्य बालिकाओं के साथ गई थी। सीसीटीवी फुटेज में कुछ देर बाद दोनों किशोरियां बाथरूम से बाहर आती दिखाई दी, जबकि मृत बालिका बाहर नहीं आई। इसके बाद पुलिस ने दोनों से पूछताछ कर मामले की कड़ियां जोड़नी शुरू कर दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और संस्था प्रमुख की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। मामले की मजिस्ट्रेटरी जांच के लिए भी पत्राचार किया गया है। एसएसपी और जिलाधिकारी ने संरक्षण गृह पहुंचकर निरीक्षण किया और अन्य बालिकाओं से भी जानकारी ली। थाना वृंदावन क्षेत्र में राजकीय बालिका संरक्षण गृह में कल यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लगभग 14 वर्षीय बालिका मृत मिली है। इस संबंध में उस बालिका के बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया और वहाँ के सीसीटीवी चेक किए गए तो सीसीटीवी में यह पाया गया कि जिस कमरे में वह बालिका रह रही थी उसी में एक अटैच्ड बाथरूम है और सीसीटीवी में यह देखा गया कि 3 बालिकाएं, 2 अन्य बालिका जिनकी उम्र 15 वर्ष है और यह बालिका साथ में बाथरूम में अंदर गई और उसके बाद मात्र 2 बालिकाएं ही बाहर आईं। जब उन अन्य बच्चियों से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा इस बच्ची के साथ घटना करना बताया गया है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के पेपर लीक मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रोफेसर समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी प्रोफेसर योगेश सोनू केसरिया को दुर्ग के भारतीय कॉलेज से पकड़ा गया। आरोप है कि परीक्षा का पेपर 12,000 रुपए में बेचा गया था। मामले में पुलिस ने महज 36 घंटे के भीतर आरोपियों तक पहुंचने में सफलता हासिल की। 20 अगस्त को सामने आए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के पेपर लीक मामले में पुलिस ने तेजी से जांच करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में प्रोफेसर योगेश सोनू केसरिया को पुलिस
मुख्य आरोपी बता रही है। जांच के दौरान पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि पेपर लीक करने के लिए एंडोस्कोपी कैमरा सहित मेडिकल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया गया था। मामले में पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और जांच के आधार पर कार्रवाई करते हुए दुर्ग स्थित भारतीय कॉलेज से मुख्य आरोपी प्रोफेसर को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पेपर लीक की पूरी कड़ी, इसमें शामिल अन्य लोगों और आर्थिक लेन देन को लेकर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। उसके नीचे से वो छोटा सा ये जो एड्ज है उसमें से छोटा सा छेद करके वो जो कैमरा है इसमें घुसा के फिर पूरा अंदर तक ले जाके एक एक वर्ड उसको खुद ही बोल रहा है कि मेरे को 3-4 घंटा लगा है वो 15 क्वेश्चंस को समझने में और लिखने में पूरा। तो एक एक वर्ड वो स्कैन करते 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 पूरा पेपर को जो है लीक किया है। एक ही पेज सिंगल पेज इस टाइप के जो पेज थे ना इसमें फ्रंट पेज में था पूरा। 15 नहीं, एक्चुअल में 18 क्वेश्चन होते हैं। 18 क्वेश्चन होते हैं, 3 पार्ट होता है उसका। 3 पार्ट में हर पार्ट में 6 क्वेश्चन है, तो 6 में से एनी 5 सॉल्व करना होता है। तो 5 जब उसको समझ में आ गया तो उस पार्ट को छोड़ दिया, फिर अगला पार्ट में आ गया उसमें से 5 समझ में आ गया तो छोड़ दिया। इस टाइप से उसने हर सेक्शन में 5-5 लिया है, तो 15 क्वेश्चन लिया है। महाराष्ट्र के मुंबई में बाईकुला से भुलेश्वर लाई जा रही 22 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा पंडाल से करीब 50 मीटर पहले गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग घायल हो गए। हादसा 22 अगस्त की रात करीब 9:51 पर बलराम मर्चेंट रोड जय अम्बे चौक के पास शुरू हुआ। वहीं शुरुआती जांच में सड़क पर कोई बड़ा गड्ढा नजर नहीं आया। प्रतिमा का संतुलन बिगड़ना हादसे की वजह माना जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र में इस साल गणेश उत्सव 14 सितंबर से शुरू होगा। मुंबई में करीब 10,600 सार्वजनिक गणेश पंडाल हैं, वहीं लेकिन करीब 2,500 मंडलों ने 10 दिन के उत्सव के लिए अनुमति ली है। पूरे महाराष्ट्र में करीब 28 लाख गणेश प्रतिमाएं स्थापित होने का अनुमान है। मुंबई में पंडाल की अनुमति के लिए ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया गया है। इसमें बीएमसी के साथ स्थानीय पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की एनओसी भी ऑनलाइन मिल सकेगी। आवेदन 13 सितंबर तक किए जा सकते हैं। इस साल मुंबई के बड़े मंडलों ने अलग अलग थीम की तैयारी की है। अंधेरी राजा में अयोध्या के राम मंदिर की प्रकृति, जबकि कुछ पंडालों ने सुपर हीरो जैसी थीम चुनी है। धनबाद के झरिया में एक बार फिर भूस धनसान ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बस्ता कोला एरिया 9 के भगत डी स्थित पुराने आरएसपी कॉलेज के पीछे कामिनी कल्याण क्षेत्र में शनिवार को अचानक जमीन खिसकने से अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद इलाके के दर्जनों मकानों की दीवारें और फर्श बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं, जिसके चलते कई परिवार जरूरी सामान लेकर सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे। स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में हो रही हैवी ब्लास्टिंग को भूस धनसान का कारण बताया और ब्लास्टिंग पर तत्काल रोक लगाने की मांग को लेकर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि लगातार कंपन से जमीन कमजोर हो गई है और मकान क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। इस घटना ने लोगों को वर्ष 2017 के भू धनसान की घटना की भी याद दिला दी। सूचना मिलने पर बस्ता कोला एरिया के महाप्रबंधक एसके गायकवाड़ और धनबाद के मेयर संजीव सिंह ने मौके पर पहुंचकर प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। बीसीसीएल प्रबंधन ने गंभीर रूप से प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों और खाली क्वार्टरों में शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। वहीं मेयर ने क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों की मरम्मत कराने और ब्लास्टिंग को लेकर कार्रवाई की चेतावनी दी है। फिलहाल प्रशासन और बीसीसीएल प्रभावित क्षेत्र पर नजर बनाए हुए है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है। जान बचाना है ना कि किसी तरह से रात में अगर धस जाएगा, देखिए कहां से कहां तक फटा हुआ है, कहां जाए समझ में नहीं आ रहा है। अभी बगल के यहाँ पड़ोसी के यहाँ सामान रख रहे हैं, वही हम लोग घर फट गया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे रात को? बाल बच्चा ले जाएंगे। अपनी टीम को वहां पर भेजा है निरीक्षण के लिए और मुझे बताया गया है कि पुराना आरएसपी कॉलेज है, उसके पीछे जो बसाहट है उसके एक घर में 2-3 कमरों में दरार आई। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये घटना लगभग 4:30-5 बजे की है। देखिए, जो अभी जो 2-3 घर है जिसमें ज़्यादा क्षतिग्रस्त है और उसमें दरार पड़ी, हम लोग उसको खुद देखे हैं। तो उन परिवारों को बगल में यहीं अभी तत्काल जो है बीसीसीएल के क्वार्टर में शिफ्ट कराने का वो हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी हम लोग जाके क्वार्टर देख भी रहे हैं। बोकारो जिले के कसमार प्रखंड में शिक्षा व्यवस्था की एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक ऐसा सरकारी विद्यालय है जहाँ पूरे स्कूल में सिर्फ एक छात्रा पढ़ती है। उसके लिए रोज स्कूल खुलता है, शिक्षिका पढ़ाने आती है और मिड डे मील भी तैयार होता है।
मामला कसमार प्रखंड की टांग टोना पंचायत स्थित नव प्राथमिक विद्यालय जारा का है। यहाँ चौथी कक्षा में सिर्फ वर्षा कुमारी नाम की एक छात्रा नामांकित है। वर्ष 2015 में इस स्कूल में 10 से ज्यादा बच्चे पढ़ते थे, लेकिन धीरे धीरे सभी बच्चे निजी स्कूलों की ओर चले गए और अब स्कूल में सिर्फ एक छात्रा रह गई है। बोकारो जिले के कसमार प्रखंड के नव प्राथमिक विद्यालय जारा में इन दिनों स्कूल की पूरी व्यवस्था महज एक छात्रा के लिए चल रही है। उसके लिए शिक्षिका अकेले पढ़ाती है और रसोइया सिर्फ उसी के लिए मिड डे मील तैयार करती है। उनका कहना है कि बच्ची आती है तो उसे पढ़ाया जाता है, लेकिन स्कूल में बच्चों की संख्या नहीं होने से शिक्षिका भी चाहती है कि इस विद्यालय को नजदीक से किसी दूसरे विद्यालय के साथ संचालित किया जाए। जानकारी के अनुसार शिक्षिका के वेतन, रसोइया के मानदेय, मिड डे मील और विद्यालय के रखरखाव समेत इस एक छात्रा की प्राथमिक शिक्षा पर हर महीने करीब 40 से 50 हजार रुपए खर्च होने का अनुमान है। शिक्षा विभाग के नियमों के तहत कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को नजदीकी विद्यालय के साथ टैग या विलय किया जा सकता है। एक तरफ सरकार सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दे रही है, तो दूसरी तरफ बोकारो के इस स्कूल की तस्वीर कई सवाल खड़े कर रही है। सर, हम लोग तो टीचर 2 थे, तो उनको क्या कहते हैं ई करके ले गया हरिजन टोला और हम बच गए अकेले। यहाँ बच्ची जो है अकेले थी, इसीलिए हम भी अकेले रह गए और पता नहीं, बार बार तो लिख करके दे रहे हैं तो सुनवाई तो नहीं हो रहा। यहाँ का ग्रामीण लोग जो है प्राइवेट स्कूल में दे दिए बच्चा को, 2-4 गो था। यहाँ तो बच्चा है नहीं, 2-4 बच्चा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।